मर्चेंट नेवी। दोस्तों फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गए मर्चेंट नेवी के ऊपर। हालांकि मेरा चैनल कोई मर्चेंट नेवी का चैनल नहीं है, मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है सोशियो पॉलिटिकल कंटेंट, लेकिन मुझे मजबूरी में मर्चेंट नेवी के ऊपर वीडियोस बनाने पड़ते हैं। एक तो क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मैं पिछले 15 साल से इस प्रोफेशन में हूं। दूसरी चीज है, इतना झूठ फैला हुआ है, इतना झूठ फैला हुआ है इस प्रोफेशन में, झूठ और मिथ दोनों फैला हुआ है। इसका कारण बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला तो ये कि इंडिया में इस प्रोफेशन पे लोग बहुत ही कम में हैं, इसलिए इस प्रोफेशन के बारे में झूठ फैलना, मिथ होना और गलत फहमियां होना ये बहुत इजी है। और दूसरा, जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले लोगों ने तो और ज्यादा झूठ फैलाया है, और जहां झूठ है वहां पर मैं जरूर आता हूं झूठ को बस्ट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मर्चेंट नेवी की सैलरी, ये नाम आते ही लोगों के दिमाग पे वो रील चलने लगती है कि कैप्टन को 10 लाख मिलता है, कोई बोलता है 12 लाख मिलता है, कोई इतने डॉलर का रेट बताता है, उतने डॉलर का रेट बताता है। सबसे पहला मिथ जो ये है, मर्चेंट नेवी में कोई सैलरी नहीं होती। सैलरी तो वो होती है जो किसी आदमी को किसी कंपनी में या किसी जॉब में काम करते समय 12 मंथ्स जो मिलती है, वो उसको हम सैलरी कहते हैं। और उस सैलरी में मेडिकल लीव्स भी जुड़े होते हैं, कैजुअल लीव्स होते हैं। मर्चेंट नेवी में ऐसा कुछ नहीं होता। मर्चेंट नेवी की इनकम को सैलरी कहना इटसेल्फ कंसेप्चुअल ही गलत है। ये एक प्रोफेशनल इनकम है। प्रोफेशनल इनकम जैसे कि डॉक्टर्स प्रोफेशनल होते हैं, लॉयर्स प्रोफेशनल्स होते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसको अपनी बीमारी बताते हो, वो आपको मेडिसिन देता है, रिकमेंड करता है और आप उसको एक अमाउंट देते हो। यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम शिप में जाते हैं तो हम एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेकर के जाते हैं, डिपेंड अपॉन योर रैंक। अगर आप क्रू में हो, अगर आप नॉन ऑफिसर कैटेगरी में हो तो आप 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो। अगर आप हायर कैटेगरी में हो, ऑफिसर हो, तो जनरली 5 to 6 मंथ। और अगर आप बहुत सीनियर हो, मेरे जैसे चीफ इंजीनियर या कैप्टन हो, तो आप 3 से 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो। ये यूजुअल है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे आपको क्या रिन्यूमिनेशन मिलता है पर मंथ, वो यहाँ पे लोग एज ए सैलरी प्रिटेंड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये सैलरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं साल में सिर्फ 4 महीना शिप में जाता हूं, सपोज अगर मैं अक्टूबर में ज्वाइन किया और मैं जनवरी या फरवरी में साइन ऑफ कर लिया शिप से, तो ये मुझे केवल इस टाइम पीरियड की ही जो है मुझे सैलरी मिलेगी, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है कि मुझे $8,000 मिलना है, अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुझे $5,000 मिलना है, तो मुझे केवल इस टाइम पीरियड के लिए मिलना है। इसके बाद जब मैं अपने घर में आ जाता हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई मेडिकल नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं, सैलरी तो बहुत दूर की बात है, किसी प्रकार का ट्रैवलिंग एक्सपेंस तक नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब घर पे आने के बाद जो मैंने शिप में पैसा कमाया, वही पैसा मुझे खर्च करना है, और मेरे पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो मैं उस शिप में जो कमाया उसे सैलरी नहीं कह सकता, मैं उसे अपना रिन्यूमिनेशन कह सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का एक अमाउंट कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप राउंड द ईयर जहाज पे नहीं रह सकते। यू कैन नॉट बी ऑन द शिप थ्रू आउट द ईयर। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप जूनियर रैंक में हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप साल में 6 महीना ही रह पाओगे, और अगर आप सीनियर रैंक में चले जाओगे तो आपका 6 महीना तो बहुत दूर, 4 से 5 महीना भी एक साल में शिप में काम करना बहुत मुश्किल होता है। उसका रीजन सिंपल ये है, क्योंकि जब आप घर पे आते हो तो घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप मैरिड हो तब तो फिर और बहुत ज्यादा सारे काम होंगे। अगर मेरी तरह आप अनमैरिड हो तब भी आप 5 महीना भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर पे बहुत तरीके के काम निकलते हैं। पेरेंट्स की हेल्थ को देखना होता है। जनरली आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, घर पे आपके और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो पेरेंट्स को देख रेख करना है। अगर आप मैरिड हो तो वाइफ, बच्चे, उनके स्कूल, उनके एजुकेशन को आगे ग्रो करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी होती है। तो अराउंड द ईयर आप नहीं रह सकते। इसका मतलब ये निकालूं कि जो भी अगर आपकी इनकम है उसको आप सबसे पहले तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके कहता है कि मुझे 3 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि भाई इसे 3 लाख रुपए 12 महीने मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 12 महीने नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे वो 3 लाख रुपए अगर किसी मर्चेंट नेवी ऑफिसर की सैलरी है तो उसे वो
3 लाख रुपए केवल उसके कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मिल रहे हैं। तो अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे ले रहा हूं, अगर मैक्सिमम 6 महीना भी वो साल में काम करता है तो बाकी के 6 महीने तो नहीं है, तो उसको 3 लाख डिवाइड बाय 2 कर दो। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि सैलरी कैप्टन की 10 लाख या 8 लाख है, तो उसको तो भैया सबसे पहले तो डिवाइड बाय 2 कर लो। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोग प्रिटेंड करते हैं अपने रील्स में, अपने यूट्यूब वीडियोस में, कि कैप्टन और चीफ इंजीनियर की सैलरी को दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कैप्टन या चीफ इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है। अगर आप मर्चेंट नेवी में एज एन ऑफिसर, मैं इंडियन प्रमोशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, फॉरेन प्रमोशन तो और भी उनका डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे जनरली बहुत लोअर लेवल से लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इंडियन प्रमोशन सिस्टम की बात कर रहा हूं। अगर आप डायरेक्टली एज एन ऑफिसर भी ज्वाइन किए हो मर्चेंट नेवी, अगर आप 4th इंजीनियर या 3rd ऑफिसर में आपने करियर स्टार्ट किया एज एन ऑफिसर, तो भी मिनिमम आपको 15 साल लगेंगे कैप्टन या चीफ इंजीनियर पहुंचते। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने सारे एग्जाम बहुत ही लिमिटेड टाइम पे पास किए थे। मैंने 2nd इंजीनियर का एग्जाम भी 6 मंथ के अंदर निकाल लिया था और चीफ इंजीनियर का एग्जाम भी 6 मंथ के अंदर निकाल लिया था। फिर भी मुझे तकरीबन 13 साल लगे हैं चीफ इंजीनियर बनने में। तो अब आप एग्जाम्पल से आप समझिए कि कितना टाइम लग सकता है आपको चीफ इंजीनियर और कैप्टन बने, वो भी मैं अभी के सिनेरियो में बता रहा हूं। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, एग्जामिनेशन सिस्टम, डीजी शिपिंग और हार्ड करते जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही भी है, क्योंकि यू शुड नॉट गेट समथिंग वेरी इजिली विदाउट लर्निंग। मेरे हिसाब से लर्निंग बहुत जरूरी है। तो कैप्टन बनना या चीफ इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल है। मैं कई लोगों को जानता हूं, मैं मल्टीपल लोगों को जानता हूं जो मेरे कॉलेज के बहुत अच्छे थे पढ़ने में, वो भी एक समय के बाद में क्विट कर दिए, वो भी 3rd इंजीनियर या 2nd इंजीनियर बन करके भी क्विट कर दिया। वो बोले कि नहीं भाई, नहीं हो सकता, ये इतना एग्जाम सिस्टम मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ कोई दूसरी जॉब करने। किसी ने कोई जॉब कर ली, जो अच्छे थे पढ़ने में उन लोगों ने कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल लिए। तो ये आपको माइंड में रखना है। और सब कोई बन भी नहीं पाता, ये भी आप दिमाग में रखो, सब कोई बन भी नहीं पाता है कैप्टन और चीफ इंजीनियर। एग्जामिनेशन सिस्टम इज नॉट वेरी इजी। तो ये भ्रम में मत रहो कि आप एक समय कैप्टन बन जाओगे, और बनोगे भी तो मिनिमम 13 to 15 ईयर्स। और यही 13 to 15 ईयर्स आप किसी और प्रोफेशन में रहो। एग्जाम्पल के टाइम पे आप कोई आईटी सेक्टर में या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वहां अगर आप 15 साल तक रहो लगातार, और इतनी ही मेहनत से, जिस मेहनत से आप मर्चेंट नेवी पे काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी कितनी होगी, और उस सैलरी को मर्चेंट नेवी ऑफिसर की सैलरी से कंपेयर करो। एक 15 साल का हार्ड वर्किंग सेम इक्वलेंट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 15 साल से किसी कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी, आपके मोबाइल में चैट जीपीटी खोलो, डालो, आपको पता चल जाएगी किस पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और, जो कैप्टन और चीफ इंजीनियर बन गए हैं, जैसे कि हम लोग, हम भी जब अपने आप को श्योर जॉब पे शिफ्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें क्या सैलरी मिलती है? शिप में तो चलो आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जब हम श्योर जॉब पे जाते हैं तो आज की डेट में मैक्सिमम जो है स्टार्टिंग पैकेज 40 लाख पर एनम का है, जो कि आज की डेट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 5 साल के एक्सपीरियंस में ही मिल जाता है। आज मैं 15 साल से इस प्रोफेशन में हूं, और अगर मैं श्योर जॉब पे शिफ्ट करता हूं तो मुझे मुश्किल से 40 लाख पर एनम का पैकेज मिलता है, अगर मैं कोई शिप छोड़ करके कोई ऑफिस जॉब करता हूं शिपिंग इंडस्ट्री पे ही। तो अब आप कंपेयर करो, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे वो 5 साल में अचीव कर रहा है, यहाँ पे आपको 10 से 15 साल में भी उससे कम ही पैकेज मिल रहा है। चलिए आइए कंपेयर करते हैं। सपोज एक जूनियर ऑफिसर, 3rd ऑफिसर या 3rd इंजीनियर, जिसकी अभी की मार्केट में करीब 1.5 लाख से 2 लाख की सैलरी है। लेकिन मैं एक बात आपको और बताऊं, 4th इंजीनियर और 3rd ऑफिसर ये बनना भी ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया, आप कॉलेज से पास हुए, आप डायरेक्टली एज ए 4th इंजीनियर ज्वाइन करते हो, ऐसा नहीं है। आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का एग्जाम देना पड़ता है, और करंट सिनेरियो में 1.5 से 2 साल आराम से आपके लग सकते हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए। आपने इंजीनियरिंग की, आपने कैडेटशिप की शिप में, और कैडेटशिप में तो बहुत ही कम स्टाइपेंड मिलता है, तो उसको आप इंक्लूड ही मत करो मेरे हिसाब से। और उसके बाद आपको डीजी शिपिंग का एग्जाम देना है, और ये एग्जाम आपके इजिली, मैं कह रहा हूं, 1 से 2 साल आराम से आपके ले सकता है क्लास 4 के टाइम में, वो भी अगर आप एवरेज हो। ठीक है, अगर आप उतने अच्छे भी नहीं हो स्टडी में, तब तो फिर मुझे नहीं पता भाई, ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो आपने इंजीनियरिंग की, फिर कैडेटशिप की, फिर 1.5-2 साल आपने एमएमडी में एग्जाम्स दिए, फिर जाकर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिली। फिर भी आज की डेट में कंपनियां डायरेक्टली 3rd
ऑफिसर या फोर्थ इंजीनियर नहीं ज्वाइन कराते, वो अगेन आपको जूनियर भेजेंगे। बहुत सारे लेयर्स लगा दिए हैं कंपनियों को द्वारा जस्ट टू रिड्यूस द सैलरी, डायरेक्टली फोर्थ इंजीनियर की सैलरी ना देना पड़े। जूनियर, असिस्टेंट, फोर्थ इंजीनियर, पता नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं और वहां पे $1000 देते हैं, $1200 देते हैं। क्योंकि मैं अभी लास्ट शिफ्ट में मेरे साथ जो फोर्थ इंजीनियर एग्जाम पास करके आया था, उसे फिर से एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया था, असिस्टेंट फोर्थ इंजीनियर में से ज्वाइन करवाया था कंपनी ने, और उसको सैलरी करीब वही $1200-1300 जो कि 1 लाख के आसपास आती है वो देते थे। ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम निकालने के भी फिर बाद आपको जब एक आप प्रॉपर फोर्थ इंजीनियर में ज्वाइन करोगे या थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन करोगे तो मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग 1.5 से 2 लाख की आपको सैलरी मिलेगी। अब वो 1.5 से 2 लाख की सैलरी जो है वो आप केवल 6 महीने काम करोगे। चलिए मैं अगर 1.5 लाख पकड़ लेता हूं और आप उसको अगर 6 महीना काम किए तो तकरीबन आप 9 लाख रुपए कमाओ। यही सेम पैकेज 2 साल का एक्सपीरियंस वाले आईटी सेक्टर या अपने दूसरे सेक्टर के जो लोग हैं कॉर्पोरेट हाउसेस में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, उनको भी यही सैलरी मिल रही है, तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब आप 6 महीने घर से बाहर रहते हो तो आप बहुत चीजें लूज करते हो। आप फैमिली फंक्शंस मिस करते हो, आप अपनों के बीच में रहना मिस करते हो, जो कि सीधे सीधे आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज ये है कि जो आदमी एक श्योर जॉब करता है, ऑफिस में जॉब करता है, किसी बड़े शहर में रह करके नॉर्मल एक कॉर्पोरेट जॉब करता है, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे माहौल में रहता है। उसको आप एक शिप में काम करने वाले इंसान के वर्किंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात है कि जब आपको एक अच्छी नौकरी लैंड पे मिल सकती है तो आप शिप में आकर के कोई बहुत ज्यादा आपका फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, ये एक मिथ है जो लोग बहुत बोलते हैं ना, इतनी सैलरी उतनी सैलरी, ये उसका सबसे बड़ा मिथ फर्स्ट एग्जांपल पे बता दिया। चलिए, और प्रमोशन हुआ, थर्ड इंजीनियर बन गए आप, यहाँ आप सेकंड ऑफिसर बन गए। थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर की जनरली सैलरी 3 लाख से 3.5 लाख के अराउंड वेरी करती है। फिर वही 6 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, उसको कैलकुलेट करो तो 6 into 3 कितना होता है, 15 से 20 लाख रुपए ईयरली मैक्सिमम आप कमा पाओगे। अब उसको फिर आप कंपेयर करो किसी श्योर जॉब से। और माइंड माय वर्ड्स, जो आदमी श्योर जॉब करता है, जो आदमी अपने घर वालों के साथ रहता है, उसकी सेविंग्स, उसकी सेटलमेंट एक शिप में काम करने वाले से अच्छी हो। ठीक है, कैसे होती है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। कैप्टन बनते बनते, चीफ इंजीनियर बनते बनते आपको 10 से 15 साल तो आराम से निकल जाते हैं। और इस 10-15 साल में अगर आपने टाइमली एग्जाम्स में अपने सब चीज क्लियर की, तब जाकर आपको एक वो पर्टिकुलर सैलरी मिलती है। और उसमें भी आप साल में 4 से 5 महीने ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। चलो किसी और का क्या, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मेरी सैलरी आज की डेट में 8 लाख रुपए है और मैं साल के 4 महीने काम करता हूँ, 8 6 32, 15 साल तक मैंने सिर्फ पढ़ाई की, एग्जाम्स क्लियर किए। ठीक है, अब आप सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। 8 into 4 कितना होता है? 32। 8 into 4 अगर 32, चलो मैं मान लिया 35 लाख में ईयरली कमाता हूँ, तो मैं कौन सा ज्यादा कमा रहा हूँ? मेरे अपने जो स्कूल के बैचमेट है, जो आज की डेट में ज्यादातर तो सॉफ्टवेयर में, कुछ तो गवर्नमेंट में भी है, और गवर्नमेंट वाले तो अभी तक कितने प्रमोशंस ले चुके हैं, मुझे तो पूछते हुए भी शर्म आती है। क्योंकि मैं 2004 में 12th पास किया था और उसके बाद जो लोग ने इंजीनियरिंग करके गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ले ली, उनके तो काफी प्रमोशंस भी हो चुके हैं। तो 30-35 लाख रुपीस आज के डेट में, इतने साल मेहनत एक्सपीरियंस करके, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। ये चीज को आप अपने दिमाग में रखिए। तो ये मर्चेंट नेवी सैलरी का एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं बस्ट कर रहा हूँ। आगे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो आपको कोई ये इन्फ्लुएंसर कोई नहीं बताने वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। और प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार वीडियोस नहीं बना सकता। ठीक है, मुझे मर्चेंट नेवी के वीडियोस बनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब झूठ देखता हूँ तब बनाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। अभी तक तो आपको फिर भी सब कुछ सही लग रहा था ना, चलो ठीक है यार, सैलरी है आधी कर ली, फिर भी ठीक ठाक था, सब बढ़िया था। लेकिन अब मैं आपको कुछ एक्सपेंसेस बताता हूँ, कुछ खर्चे जो इस प्रोफेशन में स्पेसिफिकली होते हैं। ठीक है, देखिए, जब आप कहीं एक जगह परमानेंट काम करते हो तो आप ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल पकड़ लो, सेटल हो जाते हो। उसके बाद जो आपकी सैलरी आती है मैक्सिमम सेविंग्स में चले जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं उड़ाने वाले हो, सेविंग्स में जाती है। और कुछ पार्ट होते हैं जो आपके
खर्चे होते हैं। मर्चेंट नेवी में सेविंग्स करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? सबसे पहला, जब आप जूनियर रैंक में होते हो तो आप प्रमोशन रैंक्स के लिए एग्जाम्स देते हो। एग्जाम्स पूरे इंडिया में तो होते नहीं, और इस एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको शहर में रुकना पड़ता है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। जैसे कि मैं 4th इंजीनियर के टाइम में मुंबई में रुका था और 2nd इंजीनियर के टाइम में कोलकाता में रुका था। आप अपना होम टाउन छोड़ते हो, किसी दूसरे शहर पे जाते हो, तो आपके कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। आपको घर लेना पड़ता है, आपको वहां सेटल होना पड़ता है, बार बार आना भी पड़ता है घर पे, क्योंकि आपको एकदम से तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आप जब एग्जाम्स के लिए या ऐसे शॉर्ट पीरियड में कहीं जाते हो तो एक बड़ा इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल बैंक बैलेंस में पड़ता है। उसको भी आप अपने सैलरी से डिडक्ट करो। और मुझे पता है, मैं 2000 पहले की बात कर रहा हूँ, 2014-13 की बात कर रहा हूँ, जब मैं 2nd इंजीनियर का एग्जाम दे रहा था कोलकाता में। कई बार आना पड़ता था घर पे, कई बार, ऑलमोस्ट महीने में 2 बार आना पड़ता था। और आजकल के ट्रेन की कंडीशंस क्या है वो तो आपको पता है। अब आप आओगे तो फ्लाइट से ही आओगे, टिकट एक्सपेंसेस होंगी, घर पे आना पड़ेगा। और जब आप किसी नए शहर पे घर लोगे, रेंट पे घर लोगे, तो उस रेंट्स की क्या वैल्यू होगी, तो वहां आपका एक बहुत बड़ा स्पेंड होता है। और ये आप अपने सैलरी से डिडक्ट करो, क्योंकि जब एक आदमी शोर जॉब करता है, जब एक आदमी लैंड पे जॉब करता है, तो 6 महीना साल में वो सेटल हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको बार बार कभी इधर कभी उधर ट्रेवल करना पड़ रहा है। दूसरा चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है कि मेडिकली जब आप शिप में काम करते हो तो शिप में काम करने से बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं। इंपैक्ट करता है वो आपकी हेल्थ को, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ को। देखिए, हर चीज का ना इस दुनिया में फाइनेंशियल इंपैक्ट, कई लोगों को, मैं कम से कम 20 नाम आपको गिना सकता हूं जिनको शिप से जाने के बाद किडनी स्टोन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि शिप में तो मिनरल वाटर होता नहीं है, होता है पैकेट्स में मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो शिप में फ्रेश वाटर जनरेटर से पानी जनरेट हो रहा है उसको पीते हैं, और वो डिस्टिलेट पानी होता है। और डिस्टिलेट पानी आपके जैसे बॉडी पे जाता है वो एसिडिक पानी होता है, वो अफेक्ट करता है आपके बॉडी को। और कुछ महान कंपनियां हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो लोग जिनमें से मैं भी काम किया हूं उसमें, वो लोग जानबूझ करके मिनरल वाटर सप्लाई नहीं करते, और कोई भी ऐसा उल जुलूल सा फंडा निकाल देंगे, मैसेज निकाल देंगे कि प्लास्टिक कम जनरेट करो, मिनरल वाटर से प्लास्टिक ज्यादा जनरेट होता है, बॉटल्स में आता है, तो वो आपको सप्लाई नहीं करते पानी। लोग डिस्टिलेट वाटर पीते हैं, उनकी हेल्थ को अफेक्ट होता है। चलिए मैं तो एक एग्जांपल बताऊं ना, ऐसे ढेरों एग्जांपल है। मेंटल इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है, मेंटल हेल्थ। शिप इज नॉट ए प्लेस एज एन ह्यूमन। हम जो है, हम एक सोशल एनिमल है। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। हमें चाहिए कि कोई हमसे बात करे, किसी के साथ हम शाम को बैठें, किसी के साथ हम मिलें, कोई हमसे अपने सुख दुख शेयर करे। जब आप शिप में जाते हो ना, तो जो आपके दोस्त होते भी हैं वो भी आपसे ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंस आ जाता है। आप, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे फोन कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती। आज के भी डेट में आप लोग हंसोगे अगर मैं बताऊं तो शिप में 1 GB 2 GB डाटा मिलता है महीने का। कुछ होगा, कुछ कंपनीज होंगी जो आपको 5 GB तक देती हैं। 5 GB से क्या होता है, आप कितना वीडियो कॉलिंग कर लोगे। और इंटरनेट की स्पीड जो होती है वो 2G, जो एक जमाने में 2G में आता था 2010-11 में, वो स्पीड का इंटरनेट होता है। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी रहती नहीं है, लोग नई चीजें देख नहीं पाते हैं। आप सडनली लैंड पे रहते हो, आप डेली इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, आप शिप में जाते हो, सडनली सब बंद हो जाता है। आपको इम्पैक्ट करता है ये सारी चीजें, आपके दिमाग में एक झटका लगता है, अरे मैं कहाँ आ गया। और कुछ लोग होते हैं जिन लोग अपने रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस प्रॉब्लम्स के चलते, तो ये आपको मेंटली अफेक्ट करता है। जब आप लैंड पे आते हो, बहुत सारी चीजों पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, 2-3 महीना आपको लग जाता है, और ये सारी की सारी चीजें आपकी हेल्थ में इंपैक्ट करता है। और ये अभी नहीं, अगर आप यंग हो, 20-30 साल की हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप 50 साल 60 साल के होगे ना, तब आपको सब पता चलेगा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ उस टाइम पे। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंपैक्ट करेगा। इन सब चीजों को भी आपको एज एन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अगला जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो स्पेशली यंग लोगों के लिए है। जब आप शिप में जाके काम करते हो तो आप अपने रिलेशनशिप्स, आप अपनी लव लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते हो, बहुत मुश्किल होते हैं। देखिए, बहुत लोग आ जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैं इतने साल से हूँ, मेरा तो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। अरे भाई, मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना, स्पेशली लड़कों के लिए बहुत मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जमाना क्या चल रहा है ये आपको सबको पता है। तो आप जब शिप में जाते हो तो आप बहुत
मुश्किल होता है किसी को अपने कंटिन्यूस कांटेक्ट में रख पाना, किसी को वही फील करा पाना, क्योंकि एक तो आपका काम बहुत ज्यादा रहता है और दूसरी बात आपके पास टाइम नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटीज बहुत ही स्लो है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका रिलेशनशिप की वजह से ही ब्रेक हुआ है और इन चीजों का इफेक्ट आपके बैंक बैलेंस में होता है। डायरेक्टली नहीं होता हो लेकिन इनडायरेक्टली होता है। तो ये भी एक एक्सपेंसेस है, कोई नहीं बताएगा। वो सिर्फ रील बनाएंगे, कैप्टन की सैलरी, इसकी सैलरी, उसकी सैलरी, असलियत कोई नहीं बताएगा। हम लोग जो इंडिया के सबसे बेस्ट मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं सोसाइटी के प्रति, वो ये बातें आपके सामने रखेंगे और कोई नहीं रखेगा। और बहुत लोग रील्स डालते हैं, बहुत लोग खासकर कि ये इन्फ्लुएंसर्स डालते हैं कि वो यूके से एग्जाम दे रहे हैं, कोई न्यूजीलैंड से दे रहा है, कोई इधर से दे रहा है। तो देखिए, इन सब जगहों से आप एग्जाम निकाल तो लोगे, लेकिन इन जगहों की जो सीओसी की उतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आपकी इंडियन सीओसी। इंडियन सीओसी से आगे आप चल के अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप IMU में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप डिजिटल सर्वेयर बनना चाहते हो, तो वहां केवल इंडियन सीओसी ही वैल्यूड होती है। फैक्ट ये है कि इंडिया से सीओसी निकालना टफ है, इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत टफ है। लेकिन उसी के साथ एक फैक्ट और है कि इंडियन सीओसी दुनिया का बेस्ट सीओसी है। उससे जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आप दुनिया में कहीं भी नौकरी पा सकते हो। एवरीवेयर इट इज वैलिड एंड इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सीओसी। इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बात नहीं बताएंगे। मैं कई लोगों को जानता हूं जो कंट्रीज का नाम तो नहीं लूंगा, इधर उधर से सीओसीज लेकर के आते हैं और लिटरली वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट होते हैं अपने काम पे। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो इस प्रोफेशन में आएगा वो कैप्टन और चीफ इंजीनियर बन जाएगा और वो सो कॉल्ड सैलरीज लेगा। और उसमें भी सैलरीज में आगे क्या कैलकुलेशन है, क्या डिडक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को समझाना मर्चेंट नेवी के सैलरी के बारे में। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। 1-to-1 आपको अगर काउंसलिंग और गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप मेरे से ले सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। लेकिन ये चार्जेबल होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। बाकी दोस्तों, आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिसाइड करो। कि मैं बस इतना बोलूंगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहने की कोशिश करो। जो प्रोफेशन आपको ये करने देता है, प्रीफर दैट। टिल देन, बाय। सत्यमेव जयते।